जरूर। एपिसोड 18 भाग 1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस। परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 18 भाग 1। बूढ़े नेक्रोमांसर की हार के बाद शहर में शांति कायम थी। रुद्र और रिया ने समुदाय केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दी थी, और विक्रम भी अपनी नेक्रोमांसी की पढ़ाई में व्यस्त था। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ समय के लिए उन्हें किसी नए खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक शांत सुबह जब सूरज मुश्किल से निकला था, रुद्र और रिया को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। ये कोई बाहरी खतरा नहीं था, बल्कि एक आंतरिक गड़बड़ी थी, जैसे उनकी अपनी शक्तियां अस्थिर हो रही हों। रुद्र ने रिया को चिंता से देखा। क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है? रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। हाँ रुद्र, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी ऊर्जा को खींच रहा हो। उन्होंने तुरंत समुदाय केंद्र की जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें किसी बाहरी हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला। ऊर्जा अंदर से आ रही थी, जैसे उनकी अपनी पिशाच प्रकृति ही विद्रोह कर रही हो। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। रुद्र को अपनी खून की प्यास पहले से कहीं ज्यादा तीव्र महसूस होने लगी, और रिया को अपनी छाया की शक्ति को नियंत्रित करने में कठिनाई होने लगी। यह सामान्य नहीं है, रुद्र ने कहा, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। कोई हम पर हमला कर रहा है, लेकिन ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। तभी विक्रम घबराया हुआ उनके पास आया। रुद्र, रिया, मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सीखी हुई सारी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा गायब हो रही है। तीनों को एहसास हुआ कि वे किसी अदृश्य शक्ति का शिकार हो रहे थे, जो उनकी शक्तियों को छीन रही थी। लेकिन कौन ऐसा कर सकता था और क्यों? उन्होंने एलिजा से संपर्क करने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वो इस अजीब घटना के बारे में कुछ बता सकती है। उन्होंने उसे मानसिक रूप से संदेश भेजा, अपनी बेचैनी और शक्तियों के कमजोर होने के बारे में बताया। एलिजा का जवाब तुरंत आया, लेकिन उसमें चिंता और भय था। रुद्र, रिया, ये बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा चोर जाग गया है। वो सदियों से सोया हुआ था, लेकिन अगर वो सक्रिय हो गया है तो वो सभी जादुई प्राणियों के लिए खतरा है। ऊर्जा चोर? रुद्र ने हैरानी से पूछा। यह क्या है? यह एक प्राचीन प्राणी है जो दूसरों की जादुई ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है, एलिजा ने समझाया। वह इतना शक्तिशाली है कि सीधे उसका सामना करना लगभग असंभव है। तुम्हें सावधान रहना होगा। एलिजा ने उन्हें बताया कि ऊर्जा चोर किसी भी प्रकार की जादुई ऊर्जा को सोख सकता है, चाहे वो पिशाच शक्ति हो, छाया जादू हो या नेक्रोमेंसी। वो धीरे धीरे अपने शिकार को कमजोर करता है, अंततः उन्हें पूरी तरह से शक्तिहीन बना देता है। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि वे एक गंभीर खतरे का सामना कर रहे थे। उन्हें ऊर्जा चोर को ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वह उनकी सारी शक्तियां छीन ले और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन वे उसे कैसे ढूंढेंगे जब वो अदृश्य रूप से उन पर हमला कर रहा था? तभी रिया को एक विचार आया। अगर वो हमारी ऊर्जा को सोख रहा है, तो शायद हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जहां हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा कमजोर हो रही है। यह एक जोखिम भरा विचार था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्हें ऊर्जा चोर को ढूंढने के लिए अपनी कमजोर होती शक्तियों पर भरोसा करना होगा। उन्होंने शहर में उस स्थान की तलाश शुरू कर दी जहां उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा खिंची हुई महसूस हो रही थी, एक अदृश्य दुश्मन की तलाश में जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। जरूर। एपिसोड 18 भाग 2। रिया के सुझाव पर रुद्र, रिया और विक्रम ने शहर में घूमना शुरू कर दिया। ध्यान से अपनी आंतरिक ऊर्जा के स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक अदृश्य दबाव उन पर पड़ रहा है, उनकी शक्तियों को धीरे धीरे खींच रहा है। विक्रम, जो अभी भी नेक्रोमेंसी की अपनी कमजोर होती शक्ति को महसूस कर रहा था, थोड़ा लड़खड़ा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर खाली होता जा रहा है, उसने चिंता से कहा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे विक्रम, हम इसे एक साथ करेंगे। जैसे ही वे शहर के केंद्र की ओर बढ़े, रुद्र को अपनी खून की प्यास और भी तीव्र महसूस होने लगी। उसे अपने दांतों में दर्द महसूस हो रहा था और उसकी इंद्रियां अति संवेदनशील हो रही थीं। उसे खुद को इंसानों पर झपटने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। रिया को अपनी छाया की शक्ति को नियंत्रित करने में और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी।
उसकी छायाएं अनियंत्रित रूप से फड़फड़ा रही थीं और उसे डर था कि वो अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। वे एक पुराने परित्यक्त पुस्तकालय के पास पहुंचे, जो शहर के केंद्र में एक शांत कोने में स्थित था। अचानक तीनों को एक साथ महसूस हुआ कि उनकी ऊर्जा यहाँ सबसे ज्यादा खिंची हुई महसूस हो रही है। यह यही है, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी आंखों को चारों ओर घुमाते हुए। ऊर्जा चोर यहीं कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने सावधानी से पुस्तकालय के अंदर प्रवेश किया। अंदर अंधेरा और धूल भरा था और पुरानी किताबों की एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। वे धीरे धीरे गलियारों में घूमे, हर कोने और हर छाया की जांच कर रहे थे। उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन उनकी शक्तियों का खिंचाव लगातार बना हुआ था। तभी विक्रम रुक गया और एक पुरानी धूल भरी किताब की ओर इशारा किया, जो एक टूटी हुई शेल्फ पर पड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऊर्जा यहाँ से आ रही है। रुद्र ने किताब उठाई। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे और अक्षर मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसे एक ठंडी भयानक ऊर्जा महसूस हुई, जो उसकी अपनी शक्ति को और भी तेजी से खींच रही थी। यह वो है, रुद्र ने कहा। ऊर्जा चोर इस किताब में कैद है या इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, किताब उसके हाथों से फिसल गई और जमीन पर गिर गई। किताब के गिरते ही कमरे में अंधेरा छा गया और उन्हें एक ठंडी कर्कश हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, छोटे पिशाच, एक भयानक आवाज अंधेरे से गूंजी। अब तुम मेरी शक्ति बनोगे। अंधेरे से एक अदृश्य शक्ति निकली और उसने रुद्र, रिया और विक्रम को जकड़ लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी ऊर्जा को निचोड़ा जा रहा हो, जैसे कोई उनकी आत्मा को खींच रहा हो। रुद्र ने दर्द से कराहते हुए अपनी पिशाच शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। रिया ने छाया के दिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी छायाएं भी निष्प्राण लग रही थीं। विक्रम अपनी सीखी हुई नेक्रोमेंसी का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मानसिक शक्ति सूख गई हो। अदृश्य शक्ति उन्हें और भी कसकर जकड़ रही थी और उनकी चीखें अंधेरे पुस्तकालय में गूंज रही थीं। उन्हें लग रहा था कि यह उनका अंत है, कि ऊर्जा चोर अंततः उनकी सारी शक्ति और जीवन को सोख लेगा। लेकिन तभी रिया ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और छाया के दिल को जोर से दबाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक उठा। तुम हमें नहीं ले जा सकते, वो कमजोर आवाज में चिल्लाई। छाया के दिल से एक कमजोर लेकिन दृढ़ ऊर्जा निकली और अदृश्य शक्ति पर हमला किया। शक्ति थोड़ी देर के लिए ढीली हुई, जिससे रुद्र और विक्रम को सांस लेने का मौका मिला। रुद्र ने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और चिंता थी। वो जानता था कि रिया ने अपनी आखिरी ताकत का उपयोग किया था। हमें लड़ना होगा, रुद्र ने कमजोर आवाज में कहा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। भले ही उनकी शक्तियां कमजोर हो रही थीं, रुद्र, रिया और विक्रम ने ऊर्जा चोर के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का फैसला किया। वे जानते थे कि अगर वे हार गए तो ऊर्जा चोर और भी शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरों के लिए भी खतरा बन जाएगा। उन्हें किसी तरह इस अदृश्य दुश्मन को हराना होगा, भले ही उन्हें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। जरूर। एपिसोड 18 भाग 3। रिया की आखिरी कोशिश से मिली थोड़ी सी राहत के साथ रुद्र ने तेजी से सोचा। वे एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे जो उनकी ऊर्जा को सोख रहा था और उनकी अपनी शक्तियां तेजी से कम हो रही थीं। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो ऊर्जा चोर की पकड़ को तोड़ सके। उसे एलिजा की सिखाई हुई एक प्राचीन पिशाच तकनीक याद आई, अपनी आंतरिक ऊर्जा को केंद्रित करके उसे एक शक्तिशाली विस्फोट में बदलना। यह एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि अगर वो नियंत्रण खो देता तो वो खुद को और अपने साथियों को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बची हुई सारी पिशाच ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी प्यास को, अपने दर्द को, अपनी सारी भावनाओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक तीव्र दबाव बनने लगा। उसकी नसें फूल गईं और उसका शरीर कांपने लगा। रिया और विक्रम ने उसे चिंता से देखा, जानते हुए कि वह कुछ खतरनाक करने वाला है। रुद्र, क्या कर रहे हो? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। रुद्र ने अपनी आंखें खोली। उनकी लाल चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। उसने एक जोरदार चीख निकाली और अपनी केंद्रित ऊर्जा को एक शक्तिशाली विस्फोट में छोड़ दिया। उसके चारों ओर लाल रोशनी की एक लहर दौड़ गई और अदृश्य शक्ति जो उन्हें जकड़ रही थी अचानक ढीली हो गई। ऊर्जा चोर की कर्कश चीख पुस्तकालय में गूंजी, जैसे उसे अचानक दर्द हुआ हो। रुद्र, रिया और विक्रम जमीन पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे और कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन वे अब ऊर्जा चोर की पकड़ से मुक्त थे। ये क्या था? विक्रम ने कमजोर आवाज में पूछा।
मैंने अपनी आंतरिक ऊर्जा को विस्फोट किया, रुद्र ने समझाया, अभी भी हाँफ रहा था। ये उसे चोट पहुंचाने का एकमात्र तरीका था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊर्जा चोर अभी भी आसपास था, भले ही वो घायल हो गया हो। अंधेरा फिर से गहरा होने लगा और उन्हें उसकी धीमी, क्रोधित सांस सुनाई दी। तुम मुझे हरा नहीं सकते। ऊर्जा चोर की आवाज फुसफुसाहट में आई, लेकिन उसमें अभी भी खतरा था। मैं सदियों से जीवित हूँ और मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तभी रिया को एक विचार आया। उसने उस प्राचीन ग्रंथ को देखा जो जमीन पर पड़ा था। रुद्र, विक्रम, मुझे लगता है कि ऊर्जा चोर इस किताब से जुड़ा हुआ है। हमें इसे नष्ट करना होगा। रुद्र ने सहमति जताई, लेकिन कैसे? हमारी शक्तियां बहुत कमजोर हैं। विक्रम ने अपनी कमजोर होती नेक्रोमेंटिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर ये किताब ऊर्जा चोर का स्रोत है, तो शायद मैं इसे अंदर से कमजोर कर सकता हूँ। अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करके विक्रम ने अपना हाथ किताब की ओर बढ़ाया और एक कमजोर नेक्रोमेंटिक मंत्र जपना शुरू कर दिया। किताब कांपने लगी और उसमें से एक धुंधली काली ऊर्जा निकलने लगी। ऊर्जा चोर की चीख और तेज हो गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र और रिया ने विक्रम की मदद करने के लिए अपनी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा का उपयोग किया, उसे मानसिक रूप से समर्थन दिया। किताब और भी तेजी से कांपने लगी और काली ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। अचानक किताब फट गई और एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे में तेज रोशनी फैल गई और ऊर्जा चोर की भयानक चीख आखिरी बार गूंजी और फिर शांत हो गई। जब रोशनी कम हुई तो रुद्र, रिया और विक्रम ने देखा कि प्राचीन ग्रंथ राख के ढेर में बदल गया था। पुस्तकालय में फिर से शांति छा गई थी और उनकी शक्तियों का खिंचाव गायब हो गया था। उन्होंने ऊर्जा चोर को हरा दिया था, लेकिन वे सभी बुरी तरह से थक चुके थे और कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें अपनी ताकत वापस पाने के लिए आराम करने की जरूरत है। एक साथ वे पुस्तकालय से बाहर निकले, सुबह की ताजी हवा में सांस ली। उन्होंने एक अदृश्य दुश्मन का सामना किया था और जीत हासिल की थी, लेकिन यह लड़ाई उन्हें याद दिला गई थी कि दुनिया में अभी भी कितने रहस्यमय और खतरनाक प्राणी छिपे हुए हैं। उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। जरूर। एपिसोड 18 भाग 4। पुस्तकालय से निकलने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम सीधे समुदाय केंद्र लौट आए। वे इतने थके हुए थे कि मुश्किल से चल पा रहे थे। समुदाय केंद्र के अन्य सदस्यों ने उन्हें इस हालत में देखकर चिंता जताई और तुरंत उनकी देखभाल शुरू कर दी। उन्हें आरामदायक बिस्तरों पर लिटाया गया और उन्हें गर्म पेय और पौष्टिक भोजन दिया गया। धीरे धीरे उनकी ताकत वापस आने लगी। विक्रम को अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा वापस पाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उनकी पिशाच और छाया शक्तियां धीरे धीरे लौट रही हैं। ऊर्जा चोर ने उनसे जितनी ऊर्जा खींची थी, उसे पूरी तरह से वापस पाने में उन्हें कुछ दिन लग सकते थे। इस घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। खतरे अप्रत्याशित रूप से आ सकते हैं और उन्हें हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था को और भी कठोर बनाने का फैसला किया, ताकि वे भविष्य में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने एलिजा को ऊर्जा चोर के बारे में बताया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उन्हें इस खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। एलिजा ने उन्हें बताया कि ऊर्जा चोर एक बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ प्राणी था और उन्हें भाग्यशाली मानना चाहिए कि वे उसे हराने में कामयाब रहे। उसने उन्हें सलाह दी कि वे इस घटना को हल्के में न लें और हमेशा अपनी शक्तियों की रक्षा करने के तरीके खोजते रहें। कुछ दिनों के बाद जब रुद्र, रिया और विक्रम पूरी तरह से ठीक हो गए, तो उन्होंने समुदाय केंद्र में एक बैठक बुलाई। उन्होंने शहर के अन्य पिशाचों और इंसानों को ऊर्जा चोर के बारे में बताया और उन्हें भविष्य में ऐसे खतरों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने आयाम अध्ययन केंद्र में ऊर्जा चोर के बारे में एक नया अनुभाग भी बनाया, जहां वे इस प्राणी के बारे में अपनी जानकारी और एलिजा से मिली जानकारी को संग्रहित कर सकते थे। उनका मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है और दूसरों को इस तरह के खतरों के बारे में शिक्षित करके वे उन्हें सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंसी की पढ़ाई और भी लगन से शुरू कर दी। ऊर्जा चोर के अनुभव ने उसे ये सिखाया था कि उसे अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा और हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना होगा। रुद्र और रिया ने उसे हर संभव सहायता प्रदान की और वे तीनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बंधन से जुड़ गए। शहर में शांति बनी रही, लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य और खतरे छिपे हुए थे और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, बुराई से लड़ने और शांति की रक्षा करने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। एक शाम जब रुद्र और रिया समुदाय केंद्र के छत पर तारों को देख रहे थे, रिया ने रुद्र का हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि हमें कभी शांति मिलेगी रुद्र? उसने पूछा। रुद्र ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे नहीं पता रिया, लेकिन मुझे पता है कि जब तक हम एक साथ हैं, हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं और हम हमेशा शांति के लिए लड़ते रहेंगे। तभी आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये पहले कभी नहीं देखी गई थी
और ये धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रुद्र और रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंता और उत्सुकता थी। एक नया खतरा आ रहा था और उन्हें नहीं पता था कि ये क्या था या वे इसका सामना कैसे करेंगे। उनकी अनिश्चित यात्रा जारी थी, अंधेरे और रहस्यों से भरी एक नई चुनौती की ओर। जरूर एपिसोड 18 भाग 5। आसमान में बढ़ती हुई अजीब रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। यह एक चमकता हुआ गोला था जो किसी अज्ञात ऊर्जा से जगमगा रहा था। जैसे जैसे ये नजदीक आता गया, रुद्र और रिया को महसूस हुआ कि इससे एक शक्तिशाली लेकिन अपरिचित ऊर्जा निकल रही है। ये क्या है? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा, अपनी आंखों को रोशनी पर टिकाए हुए। मुझे नहीं पता, रुद्र ने जवाब दिया। उसकी पिशाच इंद्रियां सतर्क हो गई थीं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। गोला समुदाय केंद्र के ऊपर आकर रुक गया और उसमें से एक शांत मधुर ध्वनि निकलने लगी। यह कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी उपस्थिति रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। तभी गोले से एक प्रकाश की किरण निकली और सीधे रुद्र पर आकर पड़ी। रुद्र को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसकी गहराई में झांक रहा हो, उसकी यादों और भावनाओं को पढ़ रहा हो। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसे एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो बिना शब्दों के। रिया चिंतित होकर रुद्र के पास आ गई। रुद्र, क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने धीरे से अपना हाथ उठाया। मुझे नहीं पता रिया, ये अजीब है। प्रकाश की किरण कुछ देर तक रुद्र पर टिकी रही और फिर धीरे धीरे हट गई। गोला कुछ पल और हवा में मंडराता रहा और फिर बिना किसी शोर के तेजी से आसमान में ऊपर की ओर चला गया और सितारों के बीच गायब हो गया। रुद्र और रिया छत पर खड़े रहे, हैरान और उलझन में। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर अनगिनत सवाल थे। वो क्या था? रिया ने आखिरकार पूछा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदल गया है। उस रात रुद्र को एक अजीब सपना आया। उसने एक विशाल प्राचीन प्राणी को देखा जो सितारों के बीच तैर रहा था। प्राणी ने उससे बिना किसी शब्द के बात की, उसे ब्रह्मांड के रहस्य और जीवन के चक्र के बारे में दिखाया। सपने में रुद्र को एक गहरी शांति और ज्ञान की अनुभूति हुई। जब वो जागा तो उसे सपने की हर बात स्पष्ट रूप से याद थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई महत्वपूर्ण संदेश मिला हो, लेकिन वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। उसने रिया और विक्रम को अपने सपने के बारे में बताया। विक्रम, जिसने अब अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों को काफी हद तक वापस पा लिया था, ने सुझाव दिया कि ये कोई ब्रह्मांडीय इकाई हो सकती है जो शायद उन्हें किसी आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थी या किसी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। रुद्र और रिया ने इस संभावना पर विचार किया। उन्होंने हाल के दिनों में जिन शक्तिशाली शत्रुओं का सामना किया था, उन्हें देखते हुए उन्हें लगा कि ब्रह्मांड में और भी बड़ी शक्तियां मौजूद हो सकती हैं जिनके बारे में वे अनजान थे। उन्होंने एलिजा से फिर से संपर्क करने का फैसला किया। उसे आसमान में दिखाई देने वाली रोशनी और रुद्र के सपने के बारे में बताया। एलिजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सोच में पड़ गई। यह एक प्राचीन संकेत हो सकता है, एलिजा ने कहा। मैंने पुरानी किंवदंतियों में ऐसी रोशनी और प्राणियों के बारे में सुना है। माना जाता है कि वे ब्रह्मांड के संरक्षक होते हैं जो समय समय पर प्रकट होकर संतुलन बनाए रखते हैं या आने वाले परिवर्तनों की चेतावनी देते हैं। एलिजा ने उन्हें बताया कि इस घटना का क्या मतलब है। ये समझना मुश्किल है, लेकिन उन्हें सतर्क रहना चाहिए और ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। रुद्र, रिया और विक्रम ने एलिजा की सलाह मानी। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना होगा। आसमान में दिखाई देने वाली रहस्यमय रोशनी और रुद्र का सपना एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों और उनकी अपनी शक्तियों की सीमाओं से परिचित कराएगी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे एक साथ उसका सामना करने के लिए तैयार थे। जरूर एपिसोड 18 भाग 5। आसमान में बढ़ती हुई अजीब रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। यह एक चमकता हुआ गोला था जो किसी अज्ञात ऊर्जा से जगमगा रहा था। जैसे जैसे ये नजदीक आता गया, रुद्र और रिया को महसूस हुआ कि इससे एक शक्तिशाली लेकिन अपरिचित ऊर्जा निकल रही है। ये क्या है? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा, अपनी आंखों को रोशनी पर टिकाए हुए। मुझे नहीं पता, रुद्र ने जवाब दिया। उसकी पिशाच इंद्रियां सतर्क हो गई थीं। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। गोला समुदाय केंद्र के ऊपर आकर रुक गया और उसमें से एक शांत मधुर ध्वनि निकलने लगी। यह कोई खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन इसकी उपस्थिति रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। तभी गोले से एक प्रकाश की किरण निकली और सीधे रुद्र पर आकर पड़ी। रुद्र को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई उसकी गहराई में झांक रहा हो, उसकी यादों और भावनाओं को पढ़ रहा हो।
उसे कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसे एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो बिना शब्दों के। रिया चिंतित होकर रुद्र के पास आ गई। रुद्र, क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने धीरे से अपना हाथ उठाया। मुझे नहीं पता रिया, ये अजीब है। प्रकाश की किरण कुछ देर तक रुद्र पर टिकी रही और फिर धीरे धीरे हट गई। गोला कुछ पल और हवा में मंडराता रहा और फिर बिना किसी शोर के तेजी से आसमान में ऊपर की ओर चला गया और सितारों के बीच गायब हो गया। रुद्र और रिया छत पर खड़े रहे, हैरान और उलझन में। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी